तो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मॉडल व्यू आर्किटेक्चर MVC। अब मैंने अभी बोल दिया कि मॉडल व्यू आर्किटेक्चर होता है ये, बट ये उस टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, ये ज़्यादा पॉपुलर हुआ था जब हम नोड जेएस या हम बैकएंड से ही फ्रंट एंड बना के भेजते थे। वैसे वो टाइम वापस भी आ रहा है। मतलब तब क्या होता था ना कि हमारा जो बैकएंड है वो फ्रंट एंड की फाइल्स देता था टू रेंडर, एंड वही बैकएंड की एपीआईज कॉल करती थी या फंक्शंस कॉल करती थी। तो उसके बाद हमारे पास आ गया रिएक्ट, जिसने क्लाइंट साइड रेंडरिंग करनी शुरू कर दी, तो हम इसका कोड अलग से लिखने लग गए। बट अब हमारे पास आ गया नेक्स्ट जेएस, जिसमें फिर से यही होने लगा अब कि पूरी फुल स्टैक एप्लीकेशन एक ही लैंग्वेज में लिखी जाए। तो मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर इस टाइम का है जब बैकएंड में फ्रंट एंड की फाइल्स हम रखते थे। अभी भी रख सकते हैं वैसे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करके, बट अब हम व्यू को व्यू की तरह नहीं पढ़ते। अब हम इसको पढ़ते हैं सर्विस की फॉर्म में। एक्चुअली नॉट सर्विस की फॉर्म में, अब इसकी जगह सर्विस आ गई है जब हम पढ़ते हैं एंड राउटर से। तो ये क्या होता है मैं बताता हूँ। मॉडल व्यू सर्विस, मॉडल सर्विस राउटर्स कंट्रोलर्स। जब हमारे पास क्लाइंट से एक रिक्वेस्ट आती है हमारे बैकएंड पे, या फिर इसको हम बोल सकते हैं सर्वर पे, तो ये रिक्वेस्ट आनी कहाँ पे है? हमने पिछली क्लास में देखा था कि यहाँ पे हाई लिखो या फिर यहाँ पे सर्वर लिखो, कुछ भी लिखो। मतलब ये जो पाथ है ये डिसाइड करता है कि क्या करना है जब हमारी एपीआई कॉल होती है। दिस इज आवर पाथ। अब कौन से पाथ से कौन से फंक्शन को कॉल करना है, क्योंकि हम उसे तोड़ भी सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर ही सब कुछ लिखना है। तो ये हम रखते हैं अपने राउटर्स में। भाई राउटर्स विल डिसाइड कि ये रिक्वेस्ट जब आई है तो अब इसको कहाँ भेजना है, मतलब इसके साथ अब क्या करना है। यहाँ पे हमारे पास होते हैं कंट्रोलर्स। ये जो है ये हमारे कंट्रोलर्स हैं, ठीक है। अब ये कंट्रोलर क्या करते हैं, ये रिक्वेस्ट में से डेटा निकालते हैं। फॉर एग्जांपल हमने तब मतलब कल पिछले लेक्चर में देखा था कि हम क्वेरी पैरम्स निकाल रहे थे, या फिर हम बॉडी निकाल सकते हैं, या फिर हम हेडर्स निकाल सकते हैं। मतलब रिक्वेस्ट में से चीज़ें निकालना एंड रिस्पॉन्स देना, ये दो कंट्रोलर के काम होते हैं। इनको इतना ही रखते हैं। अब जो मेन बिजनेस लॉजिक होता है वो हम लिखते हैं अपनी सर्विस में। सर्विस में क्या करते हैं हम, जो हमने उसमें किया था पिछले लेक्चर में, चीज़ों को सेट करना। जैसे हमने नेम सेट किया था, तो यहाँ पे हमारा एक्चुअल बिजनेस लॉजिक आता है। हम इसको बिजनेस लॉजिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि बिजनेस जो चाहता है वही होता है। तो सर्विस में अपना बिजनेस लॉजिक रखे हैं। एंड ऐसा भी होता है कि हमें डेटाबेस के साथ कनेक्ट, मतलब इंटरेक्शन करनी पड़ती है। उसके लिए हम रखते हैं रिपोजिटरीज। जिसने पहली बार सुना है ये नाम, ये थोड़ा डरावना लगता है, बट ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। मैं बताता हूँ क्यों। अब इतना हमें समझ आया कि जब रिक्वेस्ट आएगी पहले राउटर्स पे आएगी, देन राउटर्स ये डिसाइड करेंगे कि ये रिक्वेस्ट किस फंक्शन पे जानी चाहिए, कौन इस एपीआई को सर्व करेगा। दैट विल बी आवर कंट्रोलर्स। कंट्रोलर क्या करेंगे, वो सिर्फ रिक्वेस्ट में से डेटा निकालेंगे, सर्विस को देंगे। सर्विस से जो रिस्पॉन्स आएगा, मतलब हमारे पास डेटा आएगा, वो हम रिस्पॉन्स में डाल के भेज देंगे वापस। कंट्रोलर का काम सिर्फ इतना होता है। सर्विस का काम क्या होता है, जो कंट्रोलर ने डेटा निकाल के दिया
एंड जिस चीज़ के लिए वो सर्विस लिखी गई है, द बिजनेस लॉजिक, वो उसे एग्जीक्यूट करता है। अगर डेटाबेस से कोई भी इंटरेक्शन करनी होती है देन वो हम रिपोजिटरीज में रखते हैं। यहाँ पे आ जाती है रिपोजिटरीज। दिस इज फॉर DB इंटरेक्शंस, सॉरी अगेन। ठीक है, अब ये हमारी हो जाती है DB इंटरेक्शंस के लिए। क्यों इतना तोड़ तोड़ के रखा है सब कुछ क्योंकि हमने तो एक ही जगह लिख दिया था। ये इसलिए होता है ताकि हमारे पास सेपरेशन ऑफ कंसर्न रहे। ये एक बहुत बढ़िया वर्ड है, तो मतलब इसे याद रखना, किसके सामने बोलोगे तो बहुत वट पड़ता है। सेपरेशन ऑफ कंसर्न, इस चीज़ के लिए हम ये सारी मेहनत करते हैं। तो ये क्या होता है, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है आई नो, इस पर मत जाना। ये क्या होता है ना कि एक चीज़ को एक ही काम दो। जैसे अगर कोई टीचर है तो उसे तुम पढ़ाने का ही काम दो। अगर कोई टेस्टर है तो वो टेस्टिंग का ही काम करेगा। अगर कोई डेवलपर है तो वो कोड लिखने का ही काम करेगा। अगर कोई डेवऑप्स गाय है तो वो डिप्लॉयमेंट का ही काम करेगा। जो मैनेजर है वो काम कराने का काम करेगा। सबके अपने अपने रोल्स डिफाइंड है। अगर तुम बोल दो भाई मैनेजर तुम डेवऑप्स का भी काम कर लो, डेवलपर तुम टेस्टर का भी काम कर लो, और जो टीचर है, वाओ मैंने पी लिखा है टीचर के लिए, जो हमारी टीचर होती हैं, अगर तुम उन्हें बोल दो कि भाई तुम प्रिंसिपल का भी काम करो या वाइस प्रिंसिपल का भी काम करो, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। अगर तुम मैनेजर से डेवऑप्स का काम कराओगे तो कहीं ना कहीं मिसमैच करके कुछ ना कुछ दिक्कत कर देगा। एक चीज़ पे एक ही काम रखो, एंड अगर नहीं भी करता तुमने बहुत अच्छा कोड लिखा है, अगर डेवलपर की वजह से कहीं पे कुछ फटा, वही अगर टेस्टिंग कर रहा है तो वो उसको इग्नोर भी कर देगा। मतलब ये एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, नॉट रिलेटेड टू कोड, बट अगर कोड के रिलेशन में जानना है देन हम एक जगह पे एक ही चीज़ करना चाहते हैं, ताकि अगर कभी मुझे जाके किसी चीज़ में कोई चेंज करना हुआ, मान लो मुझे इस फाइल में कुछ चेंज करना है, तो ये ना अफेक्ट हो उससे। हम बहुत कोशिश करते हैं कोड लिखते हुए कि एक फाइल, इवन एक फाइल के लिए भी है ये, एक फाइल में एक ही काम हो। अगर वो यूटिल्स की फाइल है, मतलब उसका काम है कि चीज़ें फॉर्मेट करना, जैसे टाइम की फॉर्मेटिंग करना, तो टाइम की फॉर्मेटिंग ही करेगी वो, रिस्पॉन्स फॉर्मेटिंग और ये सारी फॉर्मेटिंग नहीं करेगी बाकी और कुछ। ताकि जब हमें कुछ अपडेट करना हो देन उसी एक फाइल में सब कुछ ना भरा हो। जैसे index.js में हमने सब भर दिया था, तो अगर index.js में ही सब कुछ होगा, हर बार कुछ भी चेंज होना होगा पूरी index.js को चेक करना पड़ेगा, हर एक चीज़ को चला के देखना पड़ेगा कहीं कुछ तो नहीं फट रहा। लेकिन अगर एक फाइल में एक ही चीज़ रहेगी, तुम्हें उसे अपडेट करना है, देन तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वही काम कर रहा है। उसके पास 10 और काम नहीं है जो रिलेशन में हो सकते हैं एंड कहीं ना कहीं कुछ फट जाएगा। ऑब्वियसली कोड में ऐसा होता है कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ रिलेटेड होती है, बट एक जगह पे अगर एक चीज़ है तुम उसे अपडेट करोगे देन इट इज़ वेरी ईजी टू चेक, क्योंकि तुम्हें बाकी और कुछ चेक नहीं करना, तुम्हें बस उस कोड को चेक करना है, राइट। पर एक ही जगह पे सब कुछ रखने से किसी एक जगह पे कुछ भी चेंज कर दिया सब फट सकता है। दिस इज सेपरेशन ऑफ कंसर्न। अब यहाँ पे इतना तो समझ आता है, मतलब ये तो बहुत नॉर्मल है कि हम राउटर बनाते हैं, उससे एक फंक्शन कर लो कंट्रोलर, यहाँ से डेटा निकाला, सर्विस से बिजनेस लॉजिक बनाया, यहीं से सारे प्रोसेसिंग कर दी और भेज दिया। ये रिपोजिटरी क्यों है, मतलब सर्विस में बिजनेस लॉजिक है, यहाँ पे चीज़ें अपडेट गेट कुछ भी हो रही हैं, यहीं रख दो ना। मतलब डेटाबेस को यहाँ से कनेक्ट करो, जो भी प्रोसेसिंग करनी है करो, एंड कंट्रोलर पे भेज दो। जब यहाँ पे मेन काम हो रहा है तो रिपोजिटरी अलग क्यों है DB इंटरेक्शन के लिए, वो बताता हूँ। जब हम इसकी बात करते हैं कि रिपोजिटरी अलग क्यों है, अब क्या होता है ना, जैसे एक सर्विस है,
इसको कोई एक काम करना है जिसके लिए उसे डेटाबेस से डेटा फेच करना पड़ेगा, सर्विस है, इसको डेटा फेच करना है फ्रॉम डेटाबेस। यहाँ पे मान लो हमारा SQL DB है, तो ये कोई ना कोई फंक्शन कॉल करेगा, मान लो माई SQL का, है ना, माई SQL DB है अगर, तो माई SQL का फंक्शन कॉल होगा एंड देन डेटा आएगा। लेकिन अगर कभी बाद में कंपनी को जाके ये हुआ कि नहीं ये स्केल नहीं हो रहा, या फिर हमें तो अपना अनस्ट्रक्चर्ड डेटा रखना है, देन वो शिफ्ट कर जाएंगे मोंगो DB पे। मोंगो, तो अब तुम क्या करोगे, तुम सर्विस के हर फंक्शन को अपडेट करोगे ताकि वो मोंगो के फंक्शंस कॉल करे, मतलब मोंगो की एपीआईज या मोंगो के, मोंगूज यूज़ करते हैं हम, मोंगूज के फंक्शंस कॉल करे। तो तुम पूरी की पूरी सर्विस फाइल को अपडेट करने बैठ जाओगे। बट ये चीज़ सही नहीं मानी जाती ना, कि अगर डेटाबेस चेंज करना है तुमने सब कुछ चेंज करना पड़ रहा है अपने कोड में। इसके बजाय हम क्या करते हैं, हम रिपोजिटरीज रखते हैं। रिपोजिटरीज किस काम आती है, कि मान लो ये सर्विस है, तो मुझे डेटाबेस में कुछ अपडेट करना है, मैं क्या करूँगा, मैं अपनी माई SQL रिपोजिटरी को, रिपोजिटरी का एक फंक्शन कॉल करूँगा विच विल अपडेट माई SQL डेटाबेस, माई SQL डेटाबेस। तो अब अगर आगे जाके कुछ चेंज भी होता है कि तुम्हें SQL से मोंगो DB में शिफ्ट करना है, देन यू विल क्रिएट ए न्यू रिपोजिटरी विच विल बी मोंगो रिपोजिटरी, एंड ये तुम्हारे मोंगो DB के डेटाबेस को कॉल करेगा हमेशा, है ना। तो तुम्हें सर्विस में कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ा, सेम फंक्शन, सेम फंक्शन टू फाइंड अ थिंग, हम यहाँ पे भी फाइंड ही नाम रखेंगे, सर्विस में कुछ चेंज करना ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ऑब्वियसली चेंजेस होंगे क्योंकि ये माई SQL के हिसाब से होगा, ये मोंगो के हिसाब से होगा, ये दोनों फाइल्स तो अपने आप में बहुत अलग होंगी। लेकिन जहाँ पे हमारा कोर लॉजिक लिखा है, बिजनेस लॉजिक लिखा है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हमें यही चीज़ प्रिवेंट करनी है कि जब हम कुछ अपडेट कर रहे हैं अपने कोड बेस में, कुछ चेंज कर रहे हैं, देन उसका जो अफेक्ट है वो, उसका स्कोप मिनिमम हो हमारे कोड बेस में, ज़्यादा चीज़ें ना अफेक्ट हो, कम से कम हो रही हो। तो ये भी उसी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए। अब अगर तुम समझ गए, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। MVC आर्किटेक्चर इज फॉर सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, ठीक है, बस इस चीज़ को याद रख लेना, सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। एंड अब हम कोड पे चलते हैं, एक बार कुछ कोड करके देखते हैं एंड तुम्हें समझ आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो MVC, ठीक है, विद कोड, को पायलट को हम स्नूज कर देंगे। अब यहाँ पे नोड कैसे हम बनाते थे, एक नोड का प्रोजेक्ट npm init-y से तुम्हारा पैकेज डॉट जेसन आ जाएगा एंड न्यू फाइल विल बी index.js। इसी में तुम अब डाउनलोड करोगे npm i एक्सप्रेस। एक्सप्रेस किसके लिए था, HTTP APIs को हैंडल करने के लिए, है? अब यहाँ पे तुमने क्या बनाया था, import express from express। यहाँ पे एक बार चेक कर लेना क्या तुम्हारा मॉड्यूल वो है, तुम्हारा टाइप शुड बी मॉड्यूल, अगर तुम imports यूज़ करना चाह रहे हो इस तरीके से। अब हम अपना एक ऐप बनाएंगे, const app इज इक्वल टू express एंड app डॉट listen on port 3000 with a callback console.log
सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000। ठीक है, अब इसको रन करने के लिए नोड index.js सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000। तो हमारा सर्वर अब रनिंग है। अब हमें ये देखना है कि हम किस तरीके से MVC आर्किटेक्चर को अप्लाई करेंगे यहाँ पे, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे सोर्स फाइल, जिसके अंदर हमारा सारा कोड होगा। हम बाहर वो चीज़ें रखेंगे जो कोड से रिलेटेड नहीं है, जैसे package.json, जैसे नोड मॉड्यूल्स। सोर्स के अंदर हमारा कोड रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर एक फोल्डर बनेगा राउट्स का, या फिर राउटर रखते हैं। ठीक है, राउटर, कौन सा राउटर बनेगा? लेट्स मेक दिस ping.router.js। अब राउटर बनाते कैसे हैं, इसके लिए भी हम एक्सप्रेस का यूज़ करते हैं। import express const ping router is equal to dot router। ठीक है, एंड इसी को हम एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट पिंग राउटर। एंड यहाँ पे अब जैसे मान लो हमने बना दिया पिंग। अब उसमें हम क्या करते थे, यहाँ से ही एक फंक्शन कॉल करते थे, इसमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स देते थे, है ना। फिर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200.json सक्सेस ट्रू मैसेज पोंग, पिंग का रिस्पॉन्स पोंग, है ना। अब तुम बोलोगे फिर से यही कर दिया, मतलब राउटर में ही तो सब कुछ डाल दिया, बट अभी ख़त्म नहीं हुआ। अब यहाँ पे हम बनाएंगे कंट्रोलर्स। ये MVC आर्किटेक्चर ही हम अब आगे जाके हर जगह यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक नई फाइल बनाएंगे ping.controller.js। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे const ping handler is equal to request response। एंड अब उस कोड को हम यहाँ पे ला सकते हैं। यहाँ पे जितना कोड लिखा था कंट्रोल X, एंड यहाँ पे वो सारा कोड कंट्रोल V। ठीक है, अब हमारे कंट्रोलर में आ गया। कंट्रोलर हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे, पोर्ट कॉन्स्ट पिंग हैंडलर, यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये नेम्ड एक्सपोर्ट है जो हमने यहाँ से किया है, हमने नेम्ड इंपोर्ट किया यूजिंग द कर्ली ब्रेसेस। तो जो तुम नाम यहाँ लिखोगे वही नाम यहाँ पे होना चाहिए कर्ली ब्रेसेस के अंदर, लेकिन डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करते हुए हम कुछ भी नाम रख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करते हुए हम कुछ भी नाम रख सकते हैं इंपोर्ट के टाइम पे। अब जब हम यहाँ आ गए, अब इसके बाद क्या था, सर्विस फोल्डर, सर्विस दिस एंड राउटर्स। अब यहाँ पे एक फाइल बन जाएगी ping.service। अब क्या करोगे, जो यहाँ लिखा है उसको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स तुम यहीं पे रखोगे अभी भी, लेकिन तुम्हें मैसेज में जो देना है ये तुम्हें कौन बताएगा, const data इज इक्वल टू सर्विस के अंदर हम एक फंक्शन लिखेंगे const ping service, और ये तुम्हें फंक्शन होगा which will return pong। तो भी हम एक्सपोर्ट कर देंगे एंड यहाँ से पिंग सर्विस को कॉल करेंगे, जो भी डेटा आएगा वो रिटर्न कर देंगे। तो अब तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये हमारा मेन कोड था जहाँ से सर्वर चलेगा,
ये हमारा वो राउटर है जो पिंग, जो ये डिसाइड करेगा कि जब एक पिंग एपीआई कॉल होगी देन कौन सा फंक्शन कॉल करना है। यहाँ पे आके हमने अपना रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स देखा। हम चाहते तो रिक्वेस्ट का यूज़ कर सकते थे यहाँ पे कुछ करने के लिए, बट हमें ज़रूरत नहीं है अभी। यहाँ से हमने सर्विस कॉल किया ये देखने के लिए कि हमें अब करना क्या है, इसका मतलब क्या डेटा देना है, क्या करना है इसके अंदर। जो डेटा आया वो हमने इधर से रिटर्न कर दिया। एक बार इसको चला के देखते हैं। रन किया, एरर आ गया, बहुत अच्छा। अच्छा वैसे यहाँ पे हमें इस राउटर को यूज़ भी तो करना है, तो ऐप डॉट यूज़ पिंग राउटर। अब तुमने देखा यहाँ पे कोई कर्ली ब्रेसेस नहीं है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस है, क्योंकि जो पिंग हैंडलर है वो एक नेम्ड एक्सपोर्ट है। दिस इज नॉट डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, बट ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है। मैं इसको यहाँ पे कुछ और भी लिख सकता हूँ, जैसे V1 राउटर, दिस विल ऑल्सो बिहेव सेम। ठीक है, अब ज़रा ये देखते हैं इसको क्या आ रहा है। कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल, ओके MVC के अंदर कर रहा हूँ ना मैं। कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल पिंग डॉट राउटर। अच्छा, जब हम जावास्क्रिप्ट में करते हैं हमें एक्सटेंशंस देनी ज़रूरी होती है, मुझे पसंद नहीं है बट हम जल्दी टाइप स्क्रिप्ट पे शिफ्ट करेंगे। ये नहीं झेल पाऊँगा मैं अभी भी। पिंग डॉट राउटर डॉट जेएस कैन नॉट फाइंड राउटर डी क्यों लिखा है इधर। आर्गुमेंट कॉल बैक इज रिक्वायर्ड। हाँ, आर्गुमेंट कॉल बैक। पिंग राउटर में यहाँ पे हमने तो है ओ गेट। तो यहाँ पे मैं मेथड डिफाइन करना भूल गया था। अभी हमने इसको गेट एपीआई रखा है, सर्वर इज रनिंग। यहाँ पे हम close all tabs, this this will be for MVC and request डालेंगे, ping request will be ping एंड हमारे पास आ गया मैसेज सक्सेस, सॉरी मैसेज पॉन्ग सक्सेस ट्रू। ठीक है, अब ये एक बहुत ही बेसिक इम्प्लीमेंटेशन थी। अब हम इसके अंदर और चीज़ें ऐड करेंगे। एक एग्जांपल बनाते हैं एटीएम का, या फिर बैंक भी बोल सकते हैं उसको हम। तो अब यहाँ पे ना एक काम करते हैं, मल्टीपल राउटर्स बनाने होंगे, क्योंकि एक ही राउटर के अंदर सब कुछ डाल दोगे अगर, तो उसका क्या फ़ायदा। एक पिंग राउटर है, देर विल बी वन ATM डॉट राउटर डॉट JS जो कि पिंग राउटर के जैसा ही होगा। एंड हम एक बनाएंगे ATM डॉट कंट्रोलर डॉट JS एंड बनाएंगे ATM डॉट सर्विस डॉट JS। ये भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट मान ही सकते हो वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, हम प्रोजेक्ट नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे ही वैसे। कॉन्स्ट, अच्छा अब हम ATM में दो राउट्स बनाएंगे। पहले तो इसका नाम चेंज करते हैं, ATM राउटर। एंड अब हम यहाँ पे दो चीज़ें बनाने वाले हैं।
const dot get balance ATM router dot post credit ATM router dot post debit। ठीक है, वैसे अगर मैंने ज़्यादा बताया नहीं है इस बारे में अगर, तो हमारे पास जो मेथड्स होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं। गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट। मतलब ये चार सबसे कॉमन है। गेट इज टू फेच द डेटा फ्रॉम द सर्वर। हम ये उस तरीके से देखते हैं कि क्लाइंट जब एक सर्वर को कॉल करेगा तो उस हिसाब से गेट विल बी टू फेच सम डेटा, पोस्ट विल बी टू सेव सम डेटा मोस्टली, पुट विल बी टू अपडेट some data and delete will be to remove some data। ठीक है, तो वैसे तो इस हिसाब से हमें क्रेडिट डेबिट करते हुए पुट यूज़ करना चाहिए, बट इट डजेंट मैटर। मतलब तुम कुछ भी यूज़ कर सकते हो, वो बस इसके लिए है कि तुम्हारा कोड ज़्यादा रीडेबल रहे एंड समझ आए लोगों को पढ़ने पे कि क्या हो रहा है। कि अगर तुम गेट करते हुए क्रेडिट कर रहे हो तो वो थोड़ा अजीब है, बट ऑब्वियसली तुम कर सकते हो कुछ ना कुछ करके। अब हम क्या करना चाहते हैं, हमें चाहिए बैलेंस, हमें क्रेडिट करना है, हमें डेबिट करना है। रिपॉजिटरीज पे मैं इस लेक्चर में नहीं जा रहा क्योंकि बाद में हम पढ़ेंगे जब माई सीक्वल, सीक्वल, नो सीक्वल के बारे में, एंड देन उसके बाद उस पर प्रोजेक्ट बनाएंगे तो तब जाएंगे, अभी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब एटीएम सर्विस पे आते हैं पहले, एंड एक वेरिएबल बनाते हैं लेट बैलेंस इज इक्वल टू ज़ीरो। इनिशियली हमारा बैलेंस रहेगा ज़ीरो। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट बैलेंस। सर्विस लिखने की ज़रूरत नहीं है, export const get balance and it will be return balance। एक बनाएंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट क्रेडिट टू बैलेंस। आई होप यहाँ पे क्रेडिट का मतलब पता होगा सबको। एंड यहाँ पे हमारे पास एक अमाउंट आएगा, हम बैलेंस में अमाउंट को ऐड कर देंगे। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डेबिट फ्रॉम बैलेंस। क्रेडिट का मतलब ऐड करना, डेबिट का मतलब रिमूव करना, है ना। बैलेंस माइनस इज इक्वल टू अमाउंट। अब छोटा सा बिजनेस लॉजिक अगर मैं दिखाऊं तुम्हें, इफ अमाउंट इज ग्रेटर दैन बैलेंस देन थ्रो न्यू एरर। ये एरर क्लास जो है ये जावास्क्रिप्ट की अपनी डिफाइंड है। हम एरर थ्रो करेंगे ऑफ इनफिशिएंट बैलेंस का। ठीक है, अब हमने यहाँ पे तीन फंक्शन बना दिए, एक जो बैलेंस रिटर्न करेगा, एक जो बैलेंस में अमाउंट ऐड करेगा। जैसे हम यहाँ पे भी एक लगा सकते हैं, इफ़ अमाउंट इज लेस दैन ज़ीरो। लेस देन ज़ीरो का मतलब तो ऐड करना नहीं बना, वो सब्ट्रैक्ट करके चला जाएगा। देन थ्रो न्यू एरर, अमाउंट कैन नॉट बी ज़ीरो दैन ज़ीरो, बराबर कर देंगे। इस ज़ीरो ऐड करने का भी क्या मतलब हुआ। ठीक है, अब कंट्रोलर पे चलते हैं। हम क्या बनाएंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट बैलेंस हैंडलर इक्वल टू रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स तो गेट बैलेंस हैंडलर। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट बैलेंस इज इक्वल टू गेट बैलेंस फ्रॉम दिस सर्विस एंड रिस्पॉन्स डॉट
status 200 dot json success true. Message will be balance test fully and हमारा डेटा विल बी, ठीक है। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट क्रेडिट हैंडलर टू कॉन्स। अब यहाँ पे अमाउंट जो होगा, अमाउंट दैट विल बी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट अमाउंट एंड रिस्पॉन्स। अभी क्या रिस्पॉन्स, अभी क्रेडिट टू बैलेंस हम ये अमाउंट पास करते हैं एंड देन हम कॉन्स डॉट स्टेटस करेंगे 200 डॉट जेसन will be true. Message will be amount credited to balance एंड यहाँ पे हमारे पास डेटा देने के लिए कुछ नहीं है। तो तुम वैसे ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे तुमने पास कर दिया डेटा इज नल। अब एक और हैंडलर, डेबिट हैंडलर, will be request comma response को भी कर लेंगे। वैसे तो मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने अमाउंट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट अमाउंट किया, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी जो है ये हम जेसन में पास करने वाले हैं, तो जेसन के अंदर से वैल्यू निकालने के लिए तुम डॉट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो। एंड जब मैंने ये बोला तो रिक्वेस्ट भी एक जेसन ही हुई, रिक्वेस्ट भी एक जेसन है जिसके अंदर से हम बॉडी निकाल रहे हैं, जैसे हमने पहले क्वेरी निकाली थी। क्वेरी वाज क्वेरी पैरामीटर, बॉडी इज बॉडी। तो दिखाऊंगा बॉडी कैसे डालते हैं। बॉडी के अंदर से हमने अमाउंट निकाला, इसको निकालने का एक तरीका और होता है, जैसे एक तो ये हो गया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट अमाउंट, एक हम कर्ली ब्रेसेस लगा सकते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। वो क्या करेगा, वो बॉडी को डीकंस्ट्रक्ट करके उसके अंदर से अमाउंट निकाल लेगा, AMOUNT। अब डेबिट हैंडलर को नहीं कॉल करेंगे, डेबिट फ्रॉम बैलेंस दिस अमाउंट, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन true, message amount debited successfully एंड यहाँ पे भी हमारा डेटा हो जाएगा नल, ठीक है। ओके, यहाँ तक सही लग रहा है। अब चलते हैं ATM राउटर पे। अब बैलेंस करने के लिए गेट बैलेंस हैंडलर, सीधा फंक्शन। क्रेडिट हैंडलर, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। देखा, नाम रखना भी, मतलब अच्छा नाम रखना भी ज़रूरी है। डेबिट हैंडलर, ठीक है, सीधा सीधा पता चल रहा है। बैलेंस के लिए हम गेट बैलेंस कर रहे हैं, क्रेडिट के लिए क्रेडिट हैंडलर, डेबिट के लिए डेबिट हैंडलर। तो नाम तुम्हारे इतने इंट्यूटिव होने चाहिए कि अगर किसी को उसके अंदर नहीं जाना, डेबिट फ्रॉम बैलेंस, मतलब टाइम नहीं है इतना, तो वो नाम पढ़ के समझ जाए कि ये फंक्शन क्या करेगा। एंड फंक्शन, एक फंक्शन को भी एक ही चीज़ करनी चाहिए, दैट ऑल्सो कम्स अंडर सेपरेशन ऑफ कंसर्न। एक फंक्शन चार चीज़ें ना कर रहा, वो एक ही चीज़ करे। डेबिट फ्रॉम बैलेंस, सिर्फ बैलेंस से अमाउंट घटाना है, इतना ही काम है इसका, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर कोई एरर आता है तो हम इधर पहुंचेंगे ही नहीं, यहाँ पे आएंगे ही नहीं, वो डायरेक्ट एरर थ्रो करेगा। वो भी दिखाता हूँ मैं। अब यहाँ पे राउटर तो हमने 2 लगा दिए, ठीक है। तो या तो एक तरीका है कि जैसे, नाम चेंज करो पहले तो, पिंग राउटर,
जैसे पिंग राउटर है, इसी की तरह हम दूसरा राउटर भी लगा दें यहाँ पे, ऐप डॉट यूज पिंग राउटर, ऐप डॉट यूज ATM राउटर। लेकिन इतने मतलब अगर तुम्हारे पास 4 चीज़ें हैं हैंडल करने के तो तुम 4 राउटर थोड़ी लिखोगे यहाँ पे। इस फाइल को भी जितना कम छेड़ना हो उतना कम छेड़ना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाएंगे विच विल बी v1.router.js। अब यहाँ पे एक नया राउटर बनेगा, const सॉरी port from express, const v1 router equal to express.route default v1 router। अब जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो एक्चुअली यहाँ से हट जाएगा एंड यहाँ पे हम सिर्फ v1 राउटर का यूज़ करेंगे, ऐप डॉट यूज टू विद API। ठीक है, API/v1, कि हमारा वर्जन 1 है तो v1, अगर कोई चेंजेस होते हैं API में तो हम वर्जन 2 भी बना लेंगे एंड उसके अंदर अलग फंक्शंस को कॉल कर पाएंगे। और यहाँ पे हम v1 राउटर डॉट यूज, अगर पिंग आएगा देन पिंग राउटर, v1 राउटर डॉट यूज, अगर /ATM आएगा देन ATM राउटर, क्योंकि हमने बाहर एक पिंग लगा दिया है वो आ देगा। कैन नॉट फाइंड, यस ये तो होना ही है, यस हर जगह हो रखा होगा ये। रनिंग से कॉल करेंगे पिंग तो नहीं मिला, कैन नॉट गेट पिंग 404 नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से अब इसको चलो API/v1 हमने लगाया सबसे पहले, मतलब API/v1 पे आएगी रिक्वेस्ट की स्टार्टिंग जो पाथ होगा तब हम उसे v1 पे भेजेंगे, और कोई तो हमने रजिस्टर किया नहीं तो हमें API/v1 तो लगाना पड़ेगा। अब चला? अभी भी नहीं चला। क्यों? क्योंकि v1 के अंदर जाके हमने पिंग तो रजिस्टर कर रखा है ना, यहाँ पे हमने पिंग लिखा है, फिर इसके अंदर आके हमने दोबारा से पिंग लिखा हुआ है, इसको हम हटा के सिर्फ स्लैश कर देंगे। ठीक है, अब ये चलेगा, सेम रिस्पॉन्स। अब हम अपनी वाली API चलाएंगे, गेट बैलेंस, इट विल बी /बैलेंस, कैन नॉट गेट क्योंकि मैंने वो नहीं, /ATM बैलेंस, बैलेंस फिर सक्सेसफुली डेटा 0। अब हम थोड़ा डेटा के साथ खेलने लगे हैं फाइनली। अब हम एक पोस्ट API बनाएंगे विच विल बी /क्रेडिट। 0 के अंदर कुछ ऐड तो करोगे? अच्छा एक चीज़ और रह गई, अभी भी मेरे को दिमाग में आया, अमाउंट ग्रेटर देन बैलेंस होगा तो इनसफिशिएंट बैलेंस, या फिर बैलेंस इज 0, तब भी कुछ डेबिट नहीं कर सकते ना। हम क्रेडिट करेंगे। अच्छा अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं बॉडी में आया, पहले हम पैराम्स में गए थे, बॉडी में रॉ में जेसन, राइट, जेसन कैसे लिखते हैं, पहले कर्ली ब्रेसेस देन की एंड देन उसकी वैल्यू या क्रेडिट, सेंड किया, बहुत बड़ा एरर, नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग अमाउंट। ATM request.body.amount, request and response is coming undefined probably।
रिक्वेस्ट तो सही लग रही है, बट इसके अंदर बॉडी नहीं आई। बॉडी रॉ। ओके, वेट वेट वेट, हमें यहाँ पे ऐप डॉट यूज, हमें यहाँ पे एक मिडलवेयर डालना होता है टू पार्स आवर बॉडी। तो या तो वो बॉडी पार्सर हो सकता है, एक अलग पैकेज होता है, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं तो मैं भी नाम भूल गया, एक्सप्रेस बॉडी पार्सर। तो इसमें हमारे पास एक्सप्रेस डॉट जेसन, राइट। गूगल करना कोई बुरी बात नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, गूगल कर सकते हो तुम। यहाँ पे सेंड करेंगे अमाउंट क्रेडिटेड टू बैलेंस, दोबारा से अमाउंट लेंगे, इट विल बी 100। ये क्यों नहीं चला था अभी? क्योंकि जब हमारे पास रिक्वेस्ट आती है तो हमें पहले एक्सप्रेस डॉट जेसन या फिर बॉडी पार्सर एक अलग लाइब्रेरी है, उसका यूज़ करना होता है ताकि हम बॉडी को एक्सेस कर पाए। ठीक है, अब दोबारा क्रेडिट बैलेंस में जाएंगे 300, तो 300 रुपये होगा हमारे पास। अब एक करेंगे डेबिट पोस्ट से उठा लेंगे, रॉ टेक्स्ट नहीं जेसन, तो हटा दिए, बैलेंस विल बी 400। वाओ, मैंने कुछ कॉपी पेस्ट किया है। फ्रॉम बैलेंस अमाउंट क्रेडिटेड टू बैलेंस। अरे मैंने यहाँ से डेबिट किया ही नहीं, मैंने ये कॉपी पेस्ट किया था। ऐसे हो जाता है। गेट बैलेंस 200, बैलेंस 100, डेबिट करेंगे, गेट बैलेंस 0, फिर से डेबिट करेंगे, एरर इनसफिशिएंट बैलेंस, ना 500 फट गया। यहाँ पे -100 क्रेडिट करेंगे, 500 फट गया, अमाउंट कैन नॉट बी 0 और लेस देन 0। एरर हैंडलिंग के ऊपर भी एक अलग लेक्चर बना दूंगा मैं, क्योंकि वही बहुत ज़रूरी होता है। अब जब तुम ये समझ चुके हो कि MVC आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, तो इस वीडियो के सेकंड पार्ट पे चलते हैं, विच इज़ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स वो वेरिएबल होते हैं जो तुम्हारे एनवायरनमेंट से आते हैं, विच मीन्स कि तुम यहाँ पे एक फाइल बनाओगे .env। .env फाइल विल कंटेन दोज वेरिएबल्स जो तुम अपने एनवायरनमेंट में सेट करोगे, ना कि डायरेक्ट कोड में। जैसे कि कोई API की होती है, API की, अगर ये की तुमने यहाँ से कॉपी करके, मतलब अगर मैं डायरेक्ट इधर ही लिख दूँ कि भाई कॉन्स्ट API की टू दिस, तो ये तो मेरे कोड के अंदर एक्सपोज हो गई ना। मैं नहीं चाहता कि कोई देखे। अक्सर इसका यूज़ तब करते हैं जब, अगेन सेपरेशन ऑफ कंसर्न, डेवलपर डेवऑप्स का है। डेवलपर को कोई मतलब नहीं है कि API की क्या है, उसको ये मतलब है API की सही होनी चाहिए, काम करनी चाहिए, काम मैं करा लूँगा, मैं उस API की का यूज़ करके डेटा ले आऊँगा, डेटा अपडेट कर लूँगा, कुछ भी कर लूँगा, मतलब किसी ना किसी चीज़ को एक्सेस करने के लिए होती है। बट वो API की एग्जैक्टली क्या है, ये ना तो हमें डेवलपर को देने की ज़रूरत है, ना डेवलपर को जानने की ज़रूरत है। डेवऑप्स गाय डोंट नीड टू अंडरस्टैंड द कोड, उसको नहीं फ़र्क पड़ता कोड में क्या लिखा है, ही विल एक्सपेक्ट कि कोड सही है, एंड वो एनवायरनमेंट में वो की ऐड कर देगा। नाउ एनवायरनमेंट क्या होता है, मैं अगर थोड़े से शब्दों में बता पाऊँ, देन एनवायरनमेंट इज़, जैसे ये तुम्हारी
वर्चुअल मशीन है या तुम्हारा पीसी है, छोड़ो वर्चुअल मशीन को, यहाँ पे तुम्हारा कोड रन हो रहा है, तो यहाँ पे तुम्हारा एक एनवायरनमेंट वेरिएबल होगा जिसको ये कोड एक्सेस कर सकता है। जैसे कि तुमने देखा भी होगा, अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ, देन पाथ वेरिएबल्स जो होते हैं, एडिट सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, इवन यहाँ पे हमारे पास एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होते हैं, राइट। इसी को तो एक्सेस करके सब कुछ चलता है। ये जो बिन के पाथ होते हैं, EXE के पाथ होते हैं, तो यही एनवायरनमेंट वेरिएबल्स की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होते हैं। अब इनको एक्सेस कैसे करता है वो दिखाता हूँ एक बार। जैसे मान लो एक एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाया .env विच इज नोड एनवायरनमेंट। अभी हमारा एनवायरनमेंट क्या है, डेव, ठीक है। अब इसका यूज़ करते हैं। इसके लिए हमें एक लाइब्रेरी चाहिए .env, हाँ .env इसका नाम है। ये डाउनलोड हो गई एंड इसका यूज़ करेंगे हम ऐसे, import .env from एंड हम कर देंगे config, ठीक है। और जब हमने ये कॉन्फ़िग कर दिया, देन हम एनवायरनमेंट वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं, const node environment equal to process .env node environment, ठीक है। एक बार इसको console.log करा, ये देखो वैसे यहाँ पे भी प्रिंट हो गया, इंजेक्टिंग एनवायरनमेंट फ्रॉम .env। ये कुछ नया पता नहीं। तो अब यहाँ पे क्रेडिट करें, अगर हम क्रेडिट अमाउंट क्रेडिटेड node env is undefined, ओके समझ गया, मैं समझ। तो क्योंकि हम ऐसे कर रहे थे ना कि MVC के अंदर है, तो cd src एंड नोड index.js, यहाँ पे इसने प्रिंट किया अनडिफाइंड, क्योंकि मैंने यहाँ पे .env को मूव कर दिया। वैसे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, जो फाइल रन हो रही है उसके अंदर होना चाहिए बस। यहाँ से हम इधर प्रिंट कर रहे हैं ना नोड एनवायरनमेंट, अनडिफाइंड आ रहा है। लेकिन अगर मैं एक स्टेप पीछे मूव कर जाऊँ, मैं सेंड करूँ तो डेव, ऐसा इसलिए क्योंकि जहाँ से तुम रन कर रहे हो .env वहीं से एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को फेच करने की कोशिश करता है, मतलब उसी फोल्डर के रिलेटिव अंदर तुमने जहाँ पे भी रखा हो। क्योंकि मैं सोर्स के अंदर से रन कर रहा था तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं सोर्स के अंदर ही .env को रखूँगा, बट अब मैं रूट में आ गया तो वो यहाँ से फेच कर पा रहा है। अब इसके बेसिस पे हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब तुम यहाँ पे चीज़ें रख सकते हो, जैसे इफ़ node environment is dev and then amount is greater than 75, तो तुम कर दोगे कि थ्रो न्यू एरर amount more than 25 cannot be credited, आई होप credited की स्पेलिंग सही है, while in dev environment। क्रेडिट करेंगे, आ गया अमाउंट बोनस, अच्छा ठीक है। तो मेरे ख्याल से हम इसका सही यूज़ कर पा रहे हैं। अब इसका भी सेपरेशन ऑफ कंसर्न करने के लिए हम एक फोल्डर बना सकते हैं, विच विल बी आवर कॉन्फिग फोल्डर। इसके अंदर हम रखेंगे
serverconfig.js एंड हम index.js में ये चीज़ करने के बजाय यहाँ पे करेंगे एंड यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे node env const node env to process.env.node या फिर बाय डिफ़ॉल्ट dev क्यों बाय डिफ़ॉल्ट लोकल, ठीक है। एंड हम ATM सर्विस में यहाँ से नहीं निकालेंगे क्योंकि देखो अब यही वही चीज़ है, process.env.node उसको यही पता होना चाहिए इसका नाम node env है। डॉट एनवायरनमेंट के अंदर कहीं नाम कुछ इधर उधर करके रख दिया तो तुम पूरे कोड बेस में ढूंढोगे कि अगर मैंने कहीं node env की जगह node evn लिख दिया तो उसको कहाँ कहाँ ढूंढोगे, है ना। तो एक ही जगह से फेच होना चाहिए जो तुम्हें पता है कि सही है। अब यहाँ पे process.node.env करने के बजाय हम डायरेक्ट node env फेच कर लेंगे फ्रॉम आर सर्वर कॉन्फ़िग। अब तुम बोलोगे कि सर्वर कॉन्फ़िग में भी गलत हो सकता है कि भाई यहीं गलत लिख दिया। अगर यहाँ गलत लिखा है तो वो एक ही बार में पकड़ लोगे तुम, क्योंकि पूरे प्रोजेक्ट में यहीं से सप्लाई हो रहा है एंड तुम देख सकते हो कि यहाँ पे सही है या गलत है। अगर इधर कुछ और लिख दिया एंड इधर कुछ और लिख दिया तो मैं पूरा प्रोजेक्ट में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने कुछ और कहीं तो नहीं लिख रखा। तो अब हम इसको रन करेंगे और ये रन नहीं होगा क्योंकि हमने .js नहीं लगाया। रन किया, रन हो गया एंड हमें क्या चेक करना है कि एनवायरनमेंट फेच हो रहा है। इसके लिए तो हम चलो ठीक है ये कर लेते हैं 75 कैन नॉट बी दिस, है ना। एंड यहाँ पे प्रिंट भी हुआ होगा तो बहुत ऊपर प्रिंट करा देता हूँ। इसको 70 कर लेते हैं, प्रिंट हो जाए एटलीस्ट। अमाउंट क्रेडिटेड एंड प्रिंट पे नहीं हुआ। इट इज डेव, ठीक है। तो हमने ये भी कर लिया, हमने कंट्रोलर समझ लिया, हमने राउटर समझ लिया, सर्विसेज समझ ली, कॉन्फ़िग समझ लिया, .env हमने समझ लिया। अब आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप तुमको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी, सेपरेशन ऑफ कंसर्न का तुम अहमियत समझे होगे इस लेक्चर में। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बताओ सबको कि हम भी अब बैक एंड कर रहे हैं एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वन।